नमस्कार दोस्तों, महाराणा प्रताप एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं आकांक्षा पांचाल, आप लोगों की बायोलॉजी टीचर। तो हम लोगों ने सेल बायोलॉजी कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद में हम लोगों ने स्टार्ट किया था प्लांट फिजियोलॉजी। कल हम लोगों ने प्लांट फिजियोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखा था कि प्लांट फिजियोलॉजी होती क्या है, यानी कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है। उसके अलावा हमने देखा था कि इनके जनक कौन थे और प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर हमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, उन सभी के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। तो सबसे पहले अगर हम लोग बता दें कि प्लांट फिजियोलॉजी होता क्या है। प्लांट फिजियोलॉजी का मतलब होता है कि पादपों के कार्यों का अध्ययन करना या पादपों की जैविक क्रियाओं का अध्ययन करना क्या होता है, प्लांट फिजियोलॉजी होता है। उसके अलावा हमने देखा था कि प्लांट फिजियोलॉजी के जो जनक थे वो कौन थे। स्टीफन हेल्स जो थे वो प्लांट फिजियोलॉजी के जनक थे। उसके अलावा जो इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी है उसके जनक कौन थे, हमारे सर जेसी बोस जो थे वो इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी के जनक थे। फिर हमने देखा था कि हमने प्लांट फिजियोलॉजी में टॉपिक कौन कौन से पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था पादपों में परिवहन, यानी कि ट्रांसपोर्ट इन प्लांट के अंदर हम लोगों ने देखा था कि प्लांट्स को ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता क्यों है, क्यों ट्रांसपोर्ट करना है, उसके अलावा क्या क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट किस किस प्रकार से होता है, यानी कि इसकी विधियाँ क्या है। तो आज हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं परिवहन की। परिवहन का मतलब क्या होता है। परिवहन यानी पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, ये क्या हो जाएगा, हमारा परिवहन हो जाएगा। अब ये पदार्थ क्या होते हैं, ये पदार्थ कौन कौन से होते हैं, यानी कि पदार्थ हमारा भोजन भी हो सकता है, उसके अलावा वाटर यानी कि जल भी हो सकता है, खनिज भी हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, हार्मोन्स भी हो सकते हैं। तो हमें परिवहन किसका करवाना है, इन सभी का परिवहन करवाना है। अब अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें कि जो परिवहन होता है वो किस किस प्रकार से होता है। एक तो होता है हमारा छोटी दूरी का परिवहन, और दूसरा होता है हमारे लंबी दूरी का परिवहन। ठीक है, तो जो लंबी दूरी का परिवहन था, लंबी दूरी का जो परिवहन करवाने का कार्य कौन कर रहा था, वेस्कुलर बंडल। यानी कि संवाहक उत्तक। ठीक है, अब ये संवाहक उत्तक कौन कौन से थे, संवाहक या संवहनीय उत्तक। ये संवहनीय उत्तक कौन कौन से थे, पहला तो था हमारा जाइलम, और दूसरा था हमारा फ्लोयम। कल हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस भी किया था। जाइलम किसका परिवहन करवा रहा था, जल का परिवहन करवा रहा था, और फ्लोयम किसका परिवहन करवा रहा था, भोजन का परिवहन करवा रहा था। यानी कि
फूड का परिवहन करवाने का काम कौन कर रहा था? हमारे फ्लोएम कर रहा था। ये तो हो गई हमारे लंबी दूरी की परिवहन की बात। अब हम लोग बात करते हैं छोटी दूरी का परिवहन। तो जो छोटी दूरी का, एक बार हम लोग एक चार्ट डिस्कस कर लेते हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है। हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है ताकि पता चलता रहे कि हम लोगों को डिस्कस क्या क्या करना है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि सक्रिय छोटी दूरी का परिवहन कितने प्रकार का होता है। छोटी दूरी का परिवहन दो प्रकार का होता है। एक तो होता है हमारा निष्क्रिय परिवहन, और एक होता है हमारे सक्रिय परिवहन। ठीक है, अगर हम लोग निष्क्रिय परिवहन और सक्रिय परिवहन की बात करें तो इन दोनों का मतलब क्या होता है? निष्क्रिय परिवहन का मतलब है कि यदि पदार्थों का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर परिवहन हो रहा है तो उससे हम लोग क्या कहेंगे? निष्क्रिय परिवहन कहेंगे। और यदि पदार्थों का उनकी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर परिवहन हो रहा है तो उससे हम लोग क्या कहेंगे? सक्रिय परिवहन कहेंगे। तो लिख लेते हैं, पदार्थों का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर परिवहन। और सक्रिय परिवहन का मतलब क्या हो जाएगा? पदार्थों का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर परिवहन। ठीक है, तो निष्क्रिय परिवहन के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है? पहला तो हमें पढ़ना है विसरण, और दूसरी बात करनी है हमें सुसाध्य विसरण की। ठीक है, तो इन दोनों के अंदर अंतर क्या हो गया? निष्क्रिय परिवहन का मतलब तो हो गया कि पदार्थों का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जो परिवहन हो रहा है वो तो हमारा क्या हो जाएगा? निष्क्रिय परिवहन। और सक्रिय परिवहन का मतलब क्या हो गया? पदार्थों का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर परिवहन सक्रिय परिवहन हो जाएगा। अब अगर हम लोग इनके अंदर और भी अंतर की बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कि निष्क्रिय परिवहन के अंदर ऊर्जा की कोई आवश्यकता नहीं होती है, और सक्रिय परिवहन जो होता है उसके अंदर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, निष्क्रिय परिवहन के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है? विसरण के बारे में पढ़ना है, और दूसरा हमें क्या पढ़ना है? सुसाध्य विसरण के बारे में पढ़ना है। तो देखते हैं सबसे पहले छोटी दूरी का परिवहन का मतलब क्या है। छोटी दूरी का परिवहन, छोटी दूरी का परिवहन का मतलब क्या हो गया? पदार्थों का परिवहन कम दूरी के लिए होता है। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा छोटी दूरी का परिवहन हो जाएगा। अब अगर हम लोग बात करें कि छोटी दूरी का जो परिवहन होता है
वो किस किस प्रकार से हो सकता है। सबसे पहली अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहली बात क्या हो जाएगा छोटी दूरी के परिवहन में, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पदार्थों का परिवहन। अब ये एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पदार्थों का परिवहन का मतलब क्या हो गया। मान लीजिए कि ये कोई आपका प्लांट है, यहाँ पर एक कोशिका ये है और दूसरी कोशिका ये है। इस कोशिका से पदार्थों को हमें कहाँ पहुँचाना है, दूसरी कोशिका के अंदर पहुँचाना है। मान लीजिए कि हमने देखा था कि जो वाटर है वो कहाँ पर उपस्थित होता है, जड़ों के अंदर उपस्थित होता है, और जड़ें कहाँ से लेती है, मृदा से अवशोषित करती है। तो जड़ों के पास में जो हमारी कोशिकाएं हैं वहाँ पर क्या है, जल उपस्थित है। अब इस जल को यहाँ से दूसरी कोशिका के अंदर जाना है तो किसके द्वारा जाएगा, और ये जो परिवहन हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, छोटी दूरी का परिवहन हो जाएगा। मतलब इनकी जो डिस्टेंस हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मान लीजिए ये एक कोशिका है और ये हमारी दूसरी कोशिका है। तो एक कोशिका से दूसरी कोशिका के अंदर पदार्थों को भेजना है तो क्या होता है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पदार्थों को पहुंचाने के लिए एक सिस्टम काम करता है, ठीक है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, प्लाज्मोडेस्माटा। ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, कहाँ पर, सेल बायोलॉजी जब हम लोगों ने पढ़ी थी तब हम लोगों ने प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में बताया था। प्लाज्मोडेस्माटा एक तरीके से एक नलिका है या फिर एक पाइप है। ये क्या करेगा, पदार्थ को एक कोशिका से और दूसरी कोशिका में पहुंचाने का काम कर रहा है। यहाँ से और यहाँ तक पदार्थ पहुँच गए, इसका मतलब क्या हो गया कि ये छोटी दूरी का परिवहन है। अब अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें कि और क्या क्या हो सकता है छोटी दूरी के परिवहन के अंदर, कोशिका में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पदार्थों का परिवहन। अब इसका मतलब क्या हो गया, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पदार्थों का परिवहन का। मान लीजिए ये कोशिका है, इस कोशिका में यहाँ पर कोई भी पदार्थ रखा हुआ है। अब ये पदार्थ यहाँ से और यहाँ पर पहुँच गया, यानी कि कोशिका के अंदर ही ये परिवहन हो रहा है। यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोई भी पदार्थ वो जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, हमारा छोटी दूरी का परिवहन हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर मान लीजिए सांद्रता ज़्यादा है और इधर सांद्रता कम है, तो यहाँ से और यहाँ पर क्या हो जाएंगे, पदार्थों का परिवहन हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारे छोटी दूरी का परिवहन हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करें और क्या हो सकता है छोटी दूरी के परिवहन में, कोशिका में पदार्थों का प्रवेश करना या
कोशिका से पदार्थों का बाहर जाना। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया, मान लीजिए ये एक कोशिका है और कोशिका के बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है, अगर हम लोग एनिमल सेल की बात करें यानी कि जंतु कोशिका की बात करें, उसके सबसे बाहर की जो बाउंड्री होती है या मेम्ब्रेन जो होती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली कहते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये जो बाहर का स्पेस है कोशिका के, इसे हम लोग कहते हैं बाह्य कोशिकीय स्थान। और इसके अंदर ये जो स्थान है, इसके अंदर जो द्रव भरा हुआ है उसे हम लोग क्या कहेंगे? बाह्य कोशिकीय द्रव्य। यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। और जो अंदर की तरफ जो भरा हुआ है वो क्या हो गया हमारा? इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, यानी कि आंतरिक कोशिकीय द्रव्य। अब अगर पदार्थ या फिर कोई भी, जैसे कि मान लीजिए वाटर है, अगर ये कोशिका के अंदर प्रवेश करता है तो ये तो क्या हो गया हमारा? कोशिका के अंदर प्रवेश करना। और मान लीजिए कोई पदार्थ है वो कोशिका से बाहर निकल रहा है तो ये क्या हो गया? कोशिका से पदार्थों का बाहर जाना। तो ये भी एक प्रकार का क्या हो गया? छोटी दूरी का परिवहन ही तो हो गया ना, कि बाहर से पदार्थ कहाँ पर अंदर, कहाँ आ रहे हैं? अंदर की तरफ आ रहे हैं। या हम लोग कह सकते हैं अंदर से पदार्थ कहाँ जा रहे हैं? बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो ये भी क्या हो गया? छोटी दूरी का परिवहन का एक एग्जाम्पल हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों जो चीजें हो गई वो क्या हो गई? हमारे छोटी दूरी के परिवहन की बात हो गई। अब हम लोगों को डिस्कस करना है कि जो सक्रिय परिवहन, सॉरी निष्क्रिय जो परिवहन है, उसके हमारी विधियां कौन कौन सी थी? निष्क्रिय परिवहन की पहली विधि थी हमारी विसरण, और दूसरी क्या थी हमारी? सुसाध्य विसरण। हम लोगों ने निष्क्रिय परिवहन की डेफिनेशन देखी थी। डेफिनेशन क्या थी निष्क्रिय परिवहन की? पदार्थों का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर परिवहन क्या था हमारा? निष्क्रिय परिवहन था। और सक्रिय परिवहन का मतलब क्या था? पदार्थों का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर परिवहन। अब हम लोगों को डिस्कस करना है विसरण के बारे में, उसके बाद में हम लोग बात करेंगे सुसाध्य विसरण के बारे में, फिर हम लोग बात करेंगे सक्रिय विसरण के बारे में। सबसे पहले अगर बात की जाए विसरण के बारे में, तो विसरण का मतलब क्या होता है? व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन की परिभाषा होती है कि पदार्थों का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर परिवहन क्या हो जाएगा हमारा? विसरण हो जाएगा। अब अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर का मतलब क्या हो गया? यानी कि जो विसरण की जो प्रक्रिया है वो कैसी हो गई? सांद्रता प्रवणता के अनुसार काम कर रही है। अब मान लीजिए अगर हम लोग विसरण का एग्जाम्पल देखें विसरण का, तो हम लोग कह सकते हैं हमने स्प्रे किया परफ्यूम को, ठीक है, तो स्प्रे किया तो यहाँ पर क्या थी? सांद्रता अधिक थी और इसकी जो खुशबू है वो पूरे के पूरे रूम के अंदर चली गई। तो ये क्या हो गई? पूरे रूम के अंदर यहाँ पे सांद्रता कम थी और यहाँ पर क्या थी? सांद्रता अधिक था। जैसे हमने स्प्रे किया तो इसकी जो खुशबू है पूरे के पूरे रूम के अंदर फैल गई। तो ये क्या हो गया? एक तरीके का हमारा विसरण हो गया। उसके अलावा हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखें, हम लोगों ने अगरबत्ती जलाई,
हमने यहाँ इस कोने पर अगरबत्ती जलाई और उसका जो पूरा धुआं है वो कहाँ पर फैल गया, उसकी जो खुशबू है पूरे रूम के अंदर फैल गई। तो यहाँ पर तो सांद्रता अधिक थी, उधर सांद्रता कम थी, तो हुआ क्या, पदार्थों का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर परिवहन हो गया। वही क्या हो जाएगा, हमारा विसरण हो जाएगा। तो हम लोग विसरण के बारे में अगर लिखें तो क्या हो गया, विसरण की परिभाषा, पदार्थों का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर परिवहन करवाना, यही क्या हो जाएगा, हमारा विसरण हो जाएगा। अब हम लोग और विसरण के बारे में देखें तो विसरण की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, सांद्रता प्रवणता के अनुसार काम करती है। सांद्रता प्रवणता का मतलब क्या हो गया कि पदार्थ अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन कर रहे हैं, इसे हम लोग क्या कहेंगे, सांद्रता प्रवणता कहेंगे। तो हम लोग कह सकते हैं विसरण के बारे में, सांद्रता प्रवणता के अनुसार कार्य करना, ये क्या हो जाएगा, हमारा विसरण हो जाएगा। और अगर हम लोग विसरण की बात करें तो विसरण क्या होती है, यह एक धीमी प्रक्रिया होती है। धीमी प्रक्रिया होती है। धीमी प्रक्रिया का मतलब हो गया कि इसका जो प्रोसेस होता है वो स्लो प्रोसेस होता है, यानी कि धीरे धीरे पदार्थ अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर इनका परिवहन होता है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम लोग विसरण की बात करें तो विसरण की जो प्रक्रिया होती है वो जीवित माध्यम पर निर्भर नहीं करती है। जीवित माध्यम पर निर्भर नहीं करती है। अब जीवित माध्यम पर निर्भर का मतलब क्या हो गया कि हमने अभी एग्जाम्पल देखा था विसरण का कि हम लोगों ने यहाँ पर अगरबत्ती जलाई और उसकी खुशबू क्या हो गई, पूरी रूम के अंदर फैल गई। उसके अलावा हमने एग्जाम्पल देखा कि हमने परफ्यूम की बोतल को स्प्रे किया और वो पूरे रूम के अंदर फैल गई। तो जो स्प्रे किया जिस बोतल से वो जीवित माध्यम था कि अजीवित माध्यम था, जो बोतल है वो तो क्या हो गई, एक तरीके से नॉन लिविंग ही तो हो गई ना। तो हम लोग कह सकते हैं जो विसरण की प्रक्रिया होती है वो जीवित माध्यम पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग विसरण की बात करें कि पादपों के अंदर जो विसरण होता है वो किस प्रकार से होता है, पादपों में गैसों का परिवहन, पादपों में गैसों का परिवहन विसरण के द्वारा ही होता है। तो ये सारे के सारे कैरेक्टर्स याद रखने हैं हम लोगों को, किसके बारे में, विसरण के बारे में। अब हम लोग विसरण को देखें कि विसरण हो कैसे रहा है। एक तरीके से मान लीजिए ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, यानी कि कोशिका झिल्ली है। कोशिका झिल्ली जो होती है वो किनसे मिलकर बनी होती है, वो बनी होती है प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती है।
इसके अलावा इनके अंदर प्रोटीन भी उपस्थित होते हैं। तो हुआ क्या विसरण के अंदर, यहाँ पर कोई भी मॉलिक्यूल है, मान लीजिए वाटर का मॉलिक्यूल है, इसकी यहाँ पर सांद्रता अधिक है और दूसरी तरफ सांद्रता कम है, यानी कि यहाँ पर इसकी जो सांद्रता है वो कम है और इधर सांद्रता ज़्यादा है। तो क्या होगा, विसरण की प्रक्रिया होगी और जो पदार्थ है वो अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर परिवहन हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, विसरण हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों ने तीन चीजें देखी थी, एक तो देखी थी विसरण, एक देखा था हमने सुसाध्य विसरण और तीसरा देखा था हमने सक्रिय परिवहन। एक बार इन तीनों के अंदर हम लोग अंतर देख लेते हैं कि इन तीनों में अंतर क्या होता है, ताकि हम लोगों को इनको पढ़ने में आसानी हो। जब भी हम इनको आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे, इस डायग्राम से हमें तीनों के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, हमें पता है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती है। अब प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी हुई है, तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो किन पदार्थों को तो जाने देगी और किन पदार्थों को नहीं जाने देगी, इसकी बात करते हैं। वो पदार्थ जो कि लिपिड के अंदर सोल्यूबल नहीं है, यानी कि वसा के अंदर जो पदार्थ घुलनशील नहीं है, उन पदार्थों को क्या करेगी, जो वसा की जो लेयर है हमारी वो नहीं जाने देगी। ठीक है, तो अब इनको ले जाने के लिए कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा ना, इनको कैसे लेकर जाया जाए। तो होता क्या है, मान लीजिए कोई पदार्थ है, अगर वो वाटर के अंदर यानी कि लिपिड के अंदर सोल्यूबल नहीं है, मान लीजिए कि ग्लूकोज है। अब ये जो ग्लूकोज है वो लिपिड के अंदर सोल्यूबल नहीं है, ये लिपिड की लेयर को पार नहीं कर सकता है। तो इनके लिए क्या होता है, एक चैनल प्रोटीन काम करता है, यानी कि चैनल प्रोटीन क्या करता है, इन्हें रास्ता प्रदान करता है ताकि ये अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करके आ सके पदार्थों को लेकर। तो होगा क्या है कि ये ग्लूकोज के जो अणु हैं इस रास्ते से और कहाँ आ जाएंगे, कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। तो यहाँ पर तो क्या है, सांद्रता अधिक है और यहाँ पर क्या हो गई, सांद्रता कम है। तो ग्लूकोज के अणु कहाँ आ जाएंगे, अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर इनका परिवहन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो ये प्रोटीन काम कर रहे हैं, जो इन्हें प्रोटीन जो रास्ता दे रहे हैं, इन प्रोटीनों को क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है चैनल प्रोटीन। क्या हम कह सकते हैं, कैरियर प्रोटीन। हम लोगों ने निष्क्रिय परिवहन के अंदर देखा था कि जो पदार्थ थे वो अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जा रहे हैं, यानी कि सांद्रता प्रवणता के अनुसार काम कर रहे हैं। अब ये यहाँ से ग्लूकोज के अणु जो लिपिड के अंदर घुलनशील नहीं है, तो क्या होगा, ये अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर आएंगे। ठीक है, तो इनके अंदर हो क्या रहा है, इनके लिए एक चैनल प्रोटीन जो है वो काम कर रहा है, इन्हें रास्ता प्रदान करने का काम कर रहा है, और इन्हें हम लोग क्या कर रहे हैं, चैनल प्रोटीन या कैरियर प्रोटीन कर रहे हैं। और ये क्या कर रहे हैं, पदार्थ अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर परिवहन कर पा रहे हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने बात की थी सक्रिय परिवहन की। सक्रिय परिवहन का मतलब क्या हो गया, पदार्थ अपनी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर परिवहन करते हैं। मान लीजिए इसी के अंदर देख लेते हैं हम, ये कोई सोडियम का अणु है। ठीक है, अब इस सोडियम के इधर से और यहाँ पर आना है, तो इनके लिए भी क्या होगा, कैरियर प्रोटीन उपस्थित होंगे, यानी कि इनको भी रास्ता प्रदान करने के लिए कौन होंगे, कैरियर प्रोटीन उपस्थित होंगे। तो क्या होगा कि जो सोडियम है वो अपनी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर परिवहन कर पाएंगे, और ये क्या हो जाएगा, हमारा सक्रिय परिवहन हो जाएगा। तो तीनों के अंदर हमें अंतर क्या पता चला, विसरण के अंदर क्या हो रहा है, पदार्थ अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर आ रहे हैं,
यहाँ पर कोई प्रोटीन काम कर रहा है क्या? यहाँ पर किसी चैनल प्रोटीन या कैरियर प्रोटीन की आवश्यकता है? नहीं है। तो वो क्या हो जाएगा, हमारा विसरण हो जाएगा। अगर हम लोग सुसाध्य विसरण की बात करें तो सुसाध्य विसरण का मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए कि बहुत सारे पदार्थ जो है वो कोशिका झिल्ली के अंदर सोलूबल नहीं है। कोशिका झिल्ली में सोलूबल का मतलब क्या हो गया, कोशिका झिल्ली किससे मिलकर बनी है? प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी है। अगर कुछ पदार्थ लिपिड के अंदर घुलनशील नहीं है तो इन पदार्थों को पहुंचाने के लिए कौन काम कर रहा है? कैरियर प्रोटीन या चैनल प्रोटीन काम कर रहा है और इन्हें रास्ता प्रदान कर रहा है। लेकिन ये अपनी सांद्रता प्रवणता के अनुसार काम कर रहे हैं, यानी कि अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर आ रहे हैं। तो यहाँ पर किसी भी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है, इन्हें कोई भी एटीपी खर्च नहीं करने पड़ रहे हैं। इस वजह से ये क्या हो जाएगा, हमारा निष्क्रिय परिवहन हो जाएगा। और अगर हम लोग सक्रिय परिवहन की बात करें तो इसमें क्या होगा कि जो पदार्थ है वो अपनी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन करते हैं और किसके द्वारा? चैनल प्रोटीन इन्हें रास्ता प्रदान करेंगे और इनके लिए क्या होगा, ऊर्जा की आवश्यकता होगी, यानी कि यहाँ पर एटीपी खर्च होंगे। यही क्या हो जाएगा, हमारा सक्रिय परिवहन हो जाएगा। अब एक बार हम लोग पहले विसरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ लेते हैं ताकि हमें आगे इनको समझने में कठिनाई ना हो। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं विसरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो विसरण को कौन कौन से जो कारक है वो प्रभावित कर सकते हैं? अगर हम लोग फर्स्ट बात करें कौन से कारक है जो विसरण को प्रभावित कर सकता है, अगर हम ताप को बढ़ाते हैं तो होगा क्या, विसरण की दर भी बढ़ेगी। अब इसका मतलब क्या हो गया, ताप को बढ़ाए तो विसरण की दर बढ़ गई। जब भी हम लोग खाना बनाते हैं तो जो खाने की जो खुशबू होती है, जब हम लोग टेम्परेचर देते हैं तो जो खुशबू होती है वो क्या होगी, वो पूरे के पूरे रूम के अंदर फैल जाती है। कंपेयर टू अगर हम लोग किसी खाने को फ्रिज में रख रहे हैं तो फ्रिज के अंदर हमें वो खुशबू नहीं आएगी जो हमें टेम्परेचर देने पर आ रही। तो होगा क्या कि पदार्थ अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर परिवहन कर जाएंगे। तो अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे यानी कि तापमान बढ़ाएंगे तो होगा क्या, विसरण की दर भी क्या होगी, बढ़ेगी। उसके अलावा अगर दाब को बढ़ाया जाए तो भी क्या होगा, विसरण की दर बढ़ेगी। अब दाब को बढ़ाने का मतलब क्या होगा, मान लीजिए एक चेंबर है और ये दूसरा चेंबर है, इसके अंदर हमारे पदार्थ भरा हुआ है। अगर हम इसके अंदर प्रेशर लगाते हैं, अगर प्रेशर लगाएंगे यानी कि दाब लगाएंगे तो होगा क्या कि इनके अंदर की जो गतिक ऊर्जा है वो बढ़ेगी और पदार्थ का परिवहन क्या हो जाएगा, अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होने लग जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर दाब को बढ़ाया जाता है तो विसरण की जो दर होगी वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। उसके अलावा और क्या हो सकता है विसरण को प्रभावित करने वाले कारक, सांद्रता प्रवणता। सांद्रता प्रवणता का मतलब क्या हो गया कि सांद्रता प्रवणता बढ़ाएंगे तो विसरण की दर भी बढ़ेगी। सांद्रता प्रवणता का मतलब क्या हो गया कि पदार्थ अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर परिवहन करने लग जाएंगे तो क्या होगा, विसरण की दर भी एक तरीके से बढ़ेगी ही सही। उसके अलावा कह सकते हैं अणुओं का आकार।
अणुओं का आकार जितना छोटा होगा उतनी ही विसरण की दर बढ़ेगी। नेक्स्ट बात करें घनत्व की। घनत्व जो होता है अगर उसको बढ़ाया जाएगा तो विसरण की दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। घनत्व का मतलब क्या हो गया कि अगर जो विसरण की जो दर होती है वो सबसे ज़्यादा किसके अंदर होती है, गैसों के अंदर होती है, उसके बाद किस में होती है, द्रव के अंदर होती है, और सबसे कम किसके अंदर होती है, ठोस के अंदर होती है। अब जो ठोस के कण है उनके अंदर घनत्व ज़्यादा है, यानी कि उनके जो मॉलिक्यूल्स है वो पास पास है, उनके अंदर जो विसरण की क्रिया होगी वो क्या होगी, धीरे होगी। द्रव के जो कण है, द्रव है उसके जो कण है वो क्या है, थोड़े थोड़े दूर है, यानी कि उसके अंदर घनत्व थोड़ा सा मतलब हम कह सकते हैं कम है, उसके अंदर विसरण की दर कम होगी। और जो गैस होती है उसके जो कण होते हैं वो सबसे दूर दूर होते हैं, उसके अंदर घनत्व भी क्या हो गया, कम हो गया, तो उसके अंदर विसरण की दर क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो जिनके अंदर घनत्व ज़्यादा होगा उसके अंदर क्या होगी, विसरण की जो दर होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो इन पांचों पॉइंटों के बारे में याद रखना है कि विसरण को कौन कौन से कारक जो होते हैं वो प्रभावित करते हैं। पहली हमने बात की ताप की, दूसरी हमने बात की दाब की, उसके बाद में सांद्रता, प्रवणता, अणुओं का आकार, और हो गया घनत्व। अब नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि विसरण की जो दर होती है सबसे ज्यादा किस में होती है, विसरण की जो दर होती है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है गैस के अंदर, उसके बाद में होती है द्रव में, और सबसे जो कम होती है वो किस में पाई जाती है, ठोस के अंदर। तो ये चीज़ याद रखनी है कि जो विसरण की दर होती है वो सबसे ज़्यादा किस में होगी, गैस के अंदर होगी। गैस का हम लोगों ने एग्जाम्पल भी देखा था, अगरबत्ती का जलना, जैसे अगरबत्ती जलाई उसकी जो खुशबू है पूरे रूम के अंदर फैल गई, सबसे ज़्यादा किसके अंदर हो जाएगी, गैस के अंदर विसरण की दर सबसे ज़्यादा हो जाएगी, फिर द्रव में, और उसके बाद में ठोस में। तो आज हम लोगों ने विसरण के बारे में पूरा डिटेल के अंदर पढ़ा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग सुसाध्य विसरण और सक्रिय परिवहन के बारे में डिस्कस करेंगे। एक बार डायग्राम से हम लोगों ने देख लिया है कि सुसाध्य विसरण होता क्या है और सक्रिय परिवहन होता क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।